पाकिस्तानी सियासतदान अगर हुकूमत में आ जाएं तो वो कितना अरसा अपनी इज्जत और साख बचा सकते हैं। अमूमन हुक्मरानों का हनीमून पीरियड 3 माह का होता है। कोई भी नया हुक्मरान आता है तो लोग पहले 3 माह खामोश रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सरगोशियां और सवालात शुरू हो जाते हैं। आखिरकार अवाम इन हुक्मरानों से 3 साल बाद उकता जाते हैं और हुकूमत का चलचलाव शुरू हो जाता है। लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि हुकूमत कब जा रही है। अगर आप इस सिलसिले को 1985 के बाद देखें तो आपको यही पैटर्न नजर आएगा। कोई एक वजीर आजम भी 5 साल पूरे ना कर सका। अब ये इल्जाम आप इदारों पर डाल सकते हैं कि वो सियासतदानों को चलने नहीं देते और इन्हें घर भेज दिया जाता है। इनकी जगह दोबारा उसी पुराने वजीर आजम को लाकर बिठा दिया जाता था जिसे 3 साल पहले घर भेजा था। यूं ये साइकिल आज तक चल रहा है। इमरान खान के बारे में था कि वो ना सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे बल्कि इनकी पार्टी रहनुमा कहते थे कि वो 2028 तक हैं। खैर, कभी कभार पीटीआई की हालत देखकर लगता नहीं कि इन्हें तकब्बुर, गरूर और भड़के ले डूबी जब इन्होंने दावे से कहना शुरू कर दिया कि अगले 10 साल भी खान साहब वजीर आजम रहेंगे तो अपना गड़ा खुद खोद रहे थे। इक्तदार और हुकूमत में तो जबान बंद और कान खुले रखने पड़ते हैं। खान साहब के बड़े बड़े हामी भी मानते हैं कि खान साहब ने जबान खुली और कान बंद रखे। नतीजा सबके सामने है। खैर, बोलने और बढ़के मारने का काम तो सबने किया और भुगता भी। अच्छा हुक्मरान बोलता कम और दूसरों को सुनता ज्यादा है। खैर, पाकिस्तान के 3 मकबूल तरीन वज़राए आज़म का हाल देखें तो हैरानी होती है। भुट्टो साहब 50-51 बरस की उम्र में फांसी लगकर कब्रिस्तान में दफन हुए। 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त सजा याफ्ता, नाअहल और इश्तहारी का टाइटल माथे पर सजाए लंदन में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान 3 साल के लिए अटक जेल में है। इस पूरे मामले में कसूर किसका है? भुट्टो साहब का, नवाज शरीफ, इमरान खान या इनका जिन्होंने इन 3 साबिक वज़राए आज़म को इस हाल तक पहुंचाया? यकीनन जो लोग सियासत और सियासतदानों से हमदर्दी रखते हैं वो यही कहते हैं कि सियासत और सियासतदानों को इस मुल्क में मौका कब मिला है या मौका दिया कब गया है कि वो काम कर सकें। हर दफा वो लोग जिन्हें भुट्टो या नवाज शरीफ या इमरान खान ने बड़े ओहदे दिए, इन्होंने ही इन्हें तख्त से उतार दिया। ये बात यकीनन दुरुस्त होगी, लेकिन भुट्टो ने अगर जनरल ज़िया को फहरिस्त में से 6-7वें नंबर से उठाकर आर्मी चीफ बनाया तो इनके जहन में क्या था? मेरा ख्याल है वाहिद मेरिट जाती वफादारी थी। नवाज शरीफ ने भी जनरल अली कुली खान को नजरअंदाज करके परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया तो भी वजह प्रोफेशनलिज्म या सीनियरिटी नहीं थी, बल्कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की यकीन दहानी थी कि उर्दू स्पीकिंग जनरल ज्यादा पॉपुलर नहीं, वफादार रहेगा, कि इसे वो ओहदा मिल रहा है जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। इसी तरह जब इमरान खान जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी देकर जनरल फैज को बाकी सीनियर अफसरान पर तरजीह देकर 1.5 साल पहले ही इन्हें आर्मी चीफ बनाए फिरते थे, तो आपका क्या ख्याल है? इसकी वजूहात प्रोफेशनल थी या खान साहब के जहन में भी यही था कि वो जर्नैलों के जरिए 2028 तक वजीर आजम रहेंगे? अहम ताइनाती करते वक्त जब वजीर आजम का ध्यान इस बात पर था कि वो जाती वफादार रहेंगे, तो फिर इंसानी तारीख में वफादारियां तो तब्दील भी होती रहती हैं। हो सकता है जिन वजूहात की बुनियाद पर कोई बंदा आपका वफादार बना हो, कुछ अरसे बाद इसे आप में वो खूबियां नजर आना बंद हो जाएं और वो खुद को बदल ले। इंसान बदलते हैं, इनकी सोच बदलती है, इनकी वफादारियां बदलती हैं। इमरान खान भी भुट्टो और नवाज शरीफ के अंजाम से नहीं सीखे कि वो भी इन दोनों की तरह अपना वफादार आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बल्कि तैयार क्या थे, वो इस हद को अबूर कर गए और जेल जा बैठे। मैं हमेशा दोस्तों की महफिल में कहता था कि इमरान खान खुशकिस्मत थे कि जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं लगा सके, वरना इन्होंने वही करना था जो जनरल ज़िया और परवेज मुशर्रफ ने भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ किया। लेकिन शायद हर वजीर आजम समझता है कि पिछले बेवकूफ थे, वो ज्यादा समझदार है, वो जर्नैलों को ज्यादा बेहतर समझता है। पिछले वजीर आजम अपने आर्मी चीफ को ना समझ सके, लेकिन वो समझ गया है। बाज लोग कहते हैं कि मुझे इन सियासी हुक्मरानों, खुसूसन वज़राए आज़म से ज्यादा हमदर्दी क्यों नहीं रहती। इसका सीधा जवाब है कि ये सियासतदान से ज्यादा दुकानदार वाली सोच रखते हैं, जो कारोबार में सिर्फ अपना फायदा देखता है। इसे गाहक से गर्ज नहीं कि वो किस मिजाज का है, हुलिया क्या है या क्या करता है। ये बात हमने सियासी वज़राए आज़म में देखी है। भुट्टो को ज़ियाउल हक में कमजोर और खुशामद करने वाला आदमी नजर आता था जो उनके इशारों पर चलेगा। एक दिन वही भुट्टो इतना कमजोर हो गया कि 1977 के इलेक्शन के बाद चलने वाली एहतजाजी तहरीक के पीएनए लीडरों के साथ मुज़ाकरात में अपने साथ इसी जनरल ज़िया को ले गया तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा कि वो सियासी मुलाकातों में फौजी अफसरान को मत लाए। जनरल ज़िया को बाहर भिजवा दिया गया। जनरल ज़िया को अब पता था कि भुट्टो फारिग हो चुका है, जिससे अपने सियासी मुखालिफों से निमटने के लिए फौज की जरूरत है। भुट्टो को फारिग कर दिया गया। भुट्टो ने फौज और सियासी मुखालिफिन में से एक का इंतखाब करना था, उसने फौज का किया। नवाज शरीफ ने भी यही कुछ किया और हर दफा खुद जेल जा बैठे और जमहूरियत हाईजैक हो गई। 12 अक्टूबर के रोज जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बना दिया। वजह इनका भट्ट होना था, मगर वही परवेज मुशर्रफ जिन्हें कमजोर समझकर लाया गया था, इन्होंने इन्हें 10 साल के लिए सियासत से आउट कर दिया। आपका क्या ख्याल है, नवाज शरीफ ने सबक सीखा?
اس سوال کا جواب جنرل راحیل اور جنرل باجوہ کی تقرری سے دیکھ لیں کہ ان کو لگانے کا کرائیٹیریا کیا تھا اور کون کون لوگ ان کے ضامن تھے کہ وہ مشرف والا کام نہیں کریں گے۔ لیکن جنرل راحیل نے توسیع نہ ملنے پر ڈان لیکس کو استعمال کیا تو جنرل باجوہ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے نواز شریف کو جیل میں ڈلوایا اور وزیر اعظم کو نااہل کرایا۔ عمران خان کو لانے کی وجہ جنرل باجوہ کا خواب تھا کہ اپنے استاد جنرل کیانی کی طرح توسیع لینی ہے۔ خان صاحب نے توسیع دی تاکہ وہ 2028 تک وزیر اعظم رہے۔ وجہ وہی انسیکیورٹی تھی جو بھٹو اور نواز شریف میں تھی کہ جرنیلوں کو ساتھ ملا کر تاحیات وزیر اعظم رہنا ہے۔ خیر، ماننا پڑے گا کہ عمران خان بھٹو اور نواز شریف سے زیادہ سمجھدار نکلے۔ وہ تو جنرل باجوہ کو 3 سال توسیع دینے کے بعد اپنے اگلے آرمی چیف کا انتخاب بھی وفادار فیض حمید کی صورت میں کر چکے تھے، جس نے فوج کے اندر بے چینی پیدا کی اور ان کا انجام اٹک جیل میں سب کے سامنے ہے۔